नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बगैर कार्य करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो। उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लीची की सफल बागवानी के लिए तकनीकी सलाह। भेड़ों के अच्छे स्वास्थ्य और सही विकास के लिए करें उचित देखभाल। मुर्गी की प्रतापधर नस्ल किसानों के लिए आय बढ़ाने का है जरिया। उत्तराखंड के तराई, मैदानी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लीची के बाग देख सकते हैं। अगर आप लीची का नया बाग लगाना चाहते हैं तो रोपण करने का ये सही समय है। तो इसके रोपण में आप किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे से। लीची के रोपण का समय चल रहा है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। किसान भाइयों, लीची का सीधे रोपण कर देना चाहिए। उसके तैयारी के लिए गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में 10 मीटर की दूरी पर 1 घन मीटर यानी 1 मीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। गड्ढा 15 कम से कम खुला रहना चाहिए। और गड्ढे की जो मिट्टी ऊपरी सतह है उस मिट्टी में गोबर की सड़ी खाद 2 से 3 टोकरी, 2 किलोग्राम नीम की खली या करंज की खली डालें और सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, ये सबका मिश्रण मिला करके और गड्ढे को 15 दिन खुला रखने के पश्चात गड्ढे की भराई करें। लीची की जो मुख्य किस्में प्रचलित हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं, उनमें रोज सेंटेड, चाइना, पूर्वी, शाही ये किस्में हैं। इनका किसान भाइयों रोपण करें, ये जो है अच्छा उत्पादन देती हैं। का बाग लगाना है तो रजिस्टर्ड निजी पौधशाला से या सरकारी पौधशाला से पौध खरीदें किसान भाइयों। और इसका जो पौधा आता है ये जो है गूटी के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है। तो आप देखें कि जो पौधा अच्छी तरह से विकसित हो, 2-2.5 फीट की ऊंचाई में हो, ऐसे पौधों का जो है जो पेंसिल की मोटाई में हो और 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो और स्वस्थ हो, ऐसे पौधों का जो है चयन करें। बरसात के दिनों में जब मिट्टी बैठ जाए और उस गड्ढे में पिंडी के आकार का छोटा सा छिद्र बना करके पौधे को रोपित करें और पौधे का रोपण करते समय ध्यान रखें कि जड़ें जो है का नुकसान न होने पाए। सुरक्षित जो है थैली या जो है पिंडी में घास फूस जो जिसके द्वारा बंधा हुआ उसको जो है सावधानी पूर्वक हटा करके पौधे का रोपण करें। और इस बात का भी किसान भाइयों ध्यान रखें कि जब आप पौधे का रोपण करें तो मिट्टी में माइकोराइजा एक कवक होता है। जब वो खेत में रहता है तो पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। तो या तो माइकोराइजा का आप प्रयोग करें या लीची के बाग की मिट्टी थोड़ी ला करके पौधे के पास में जो है मिला दें। तो इससे जो है
माइकोराइजा की पूर्ति हो जाती है और पौधे जो है अच्छी तरह से विकसित होते हैं। पौधा को रोपित करने के पश्चात मिट्टी अच्छी तरह से दबा दें, सिंचाई कर दें। जब तक पौध स्थापित ना हो जाए तब तक बरसात न होने की स्थिति में निश्चित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। इसके पश्चात इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्थान पर पौधे हम रोपित किए हैं उस स्थान पर घास फूस न उगने दें, घास फूस साफ करते रहें और थाला के पास में यानी जहां पौधे लगाए हैं उसके किनारे हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से तात्पर्य है कि थाले के ऊपर हम घास फूस, पुआल या पॉलीथीन की चादर एक साइड में काट करके और उसको हम रख दे, खरपतवार नहीं उगते हैं। तो इस प्रकार जो है मल्चिंग करना चाहिए। पालन करके आज किसान अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे इस व्यवसाय में काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि भेड़ों की देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर AK सिंह। तो नस्लें जो है इसमें महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हम वर्ल्ड में तो जैसे सबसे बढ़िया जो है नस्ल है मेरिनो, स्पेन में होती है। 10 से 12 किलोग्राम जो है ये प्रति वर्ष तक ऊन पैदा करती है। हमारे यहाँ बीकानेरी नस्ल है, चकला है, चोकला है, मगरा और नाली। तो मगरा से जो है हम 2 से 5 किलोग्राम जो है ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर लेते हैं और नाली से भी जो है 2 से 2.5 किलोग्राम हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक संकर नस्ल पैदा की गई है विदेशी मेरिनो से और बीकानेरी नस्ल की जो राजस्थानी भेड़ होती है उससे क्रॉस करके एक हिसारडेल बनाई गई है नस्ल। ये नस्ल जो है हमारे भेड़ पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे जो है 6-7 किलोग्राम ऊन जो है आप प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छी नस्ल की जो है भेड़ों को पालते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलता है और यही महत्वपूर्ण नस्लें हैं हमारे यहाँ की। बाकी तो डेकनी है, नेलोरी हैं, काफ़ी नस्लें हैं हमारे यहाँ। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ों को नहीं रखें। इनके आहार में ध्यान क्या देना है कि इनके आहार में जो है प्रोटीन का जो है महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो इनके ऊन पाया जाता है उसमें प्रोटीन ही ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन उसके आहार में हम बढ़ाएंगे तो ऊन की क्वालिटी क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। लेंथ, ऊन की लेंथ जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। हमारे यहाँ लेंथ जो है बहुत कम है। तो ये जो है पशुओं के जो है और नस्लों के जो है आहार पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने बताया है कि भेड़ को भी जो है अपने वजन का 4 से 5% भार के बराबर जो है इसको आहार चाहिए। और खासकर जो है इसके जो है मतलब कि आहार में जो है दाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि भेड़ पालक भाई आप जैसे कि भेड़ों को चराते हैं तो चराने से उसका निर्वाह राशन तो पूरा हो जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन जो उसको पोषण जो है उन उत्पादन के लिए जो चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो है जैसे कि हमने बताया है कि भेड़ों में जैसे कि 5 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसको जैसे 15-20 दिन में हो जाता है तो धीरे धीरे उसको दाना खिलाना चाहिए। और दूध जो है भरपूर जो है दिन भर में उनको अगर पैदा होते हैं तो 250 से 300 ml दूध की आवश्यकता होती है और हर हफ्ते दूध की मात्रा बढ़ती जाती है। तो 1.5-2 महीने तक तो जो है बच्चा माँ का दूध भी ही पीता रहता है। इन 15-20 दिन के बाद उनको जो है दाना खिला सकते हैं। दाने में जैसे कि आप इसका पौष्टिक दाना बनाया जाता है, जैसे कि गेहूँ हो, जौ हो, मक्का, ज्वार बाजरा का दर्रा जो है कम से कम 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम जो है आप इसमें खली मिला लें और 20 किलोग्राम जो है इसमें कम से कम आपको जो है चना, मसूर, जो भी मतलब दाल की चुन्नियाँ होती हैं या दाल होती है, इसका दलहन मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो खली में और दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो ये मात्रा मिला के जो है 80 किलोग्राम हो जाता है और 17 किलोग्राम जो है इसमें गेहूं का चोकर मिलाएंगे
और 2 किलोग्राम जो है इसमें खनिज तत्व मिलाएंगे और 1 किलोग्राम नमक मिलाएंगे। इस प्रकार का ये दाना जो है आपका 100 किलोग्राम बन गया। और इसमें से जो है 5 किलोग्राम के जैसे बच्चे हैं तो 50 ग्राम से आप शुरू करेंगे, और जब 1 महीने का हो जाता है तो उसको 100 ग्राम कर देंगे, जब 2 महीने का हो जाता है तो 150 ग्राम कर देंगे, इसी प्रकार से 3 महीने का हो जाएगा तो 200 ग्राम कर देंगे, और 4 महीने का होगा तो 250 ग्राम कर देंगे। ऐसे जो है आप दाना 50-50 ग्राम हर महीने बढ़ाते जाएंगे, और अधिकतम मात्रा जो है आप आधा किलो तक जो है ले जाते हैं प्रति भेड़। तो जो हमारी भेड़ें मैच्योर हो चुकी हैं, अब जैसे कि हिसार वगैरह तो 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम तक वजन प्राप्त कर लेती हैं, और मैरिनो जो है 80-90 किलोग्राम की होती है जो विदेशी भेड़ें हैं। तो हमारे यहाँ जो भेड़ें पाई जाती हैं अक्सर 60-70 किलोग्राम तक की होती हैं। तो इनमें जो है आपको जो भेड़ें, जैसे मैंने बताया कि भेड़ जो गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती होने के बाद इनको जो है ब्याने से 1.5-2 महीना पहले जो है इनको दाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उनको 300-400 ग्राम दाना भी प्रति भेड़ खिलाना चाहिए। और जैसे ब्याह गई हैं तो ब्याने के बाद दाना जो है बच्चों का दूध अच्छी तरह से हो पावे, इसके लिए जो है 300 से जो है 400 ग्राम जो है इनको दाना खिलावें। ब्याने के 2 महीने बाद जो है ये गर्म होना की अवस्था शुरू हो जाती है, तो ब्याने के 2 महीने बाद जो है इनको जितना आप दाना खिला रहे हैं, 300 ग्राम 250 ग्राम खिला रहे हैं दाना, तो 100 ग्राम और दाना बढ़ा के खिलावें, जिससे कि जो है वो समय पे गर्भ धारण कर सके। और दाना इसलिए खिलाया जाता है कि पेटों में जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अगर ब्याने से लेके गर्भावस्था के बीच अगर उसका कुपोषण हो जाता है तो पेट में बच्चे भी कम बनते हैं, और समय पे जो है भेड़ गाभिन भी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए दूध भी नहीं पैदा होता है। तो ब्याने के बाद उनको जो है 300 से 400 ग्राम जो है उनको दाना जरूर खिलावें, और उसके बाद जो है ये समय से जो है गर्भ धारण करेंगे, और जो बच्चे होंगे पेट में ज़्यादा पैदा होंगे, और जो होंगे वो स्वस्थ पैदा होंगे। तो इस प्रकार जो है भेड़ों का आहार प्रबंधन करें। और बीमारियां खासकर जो है इसमें भी बकरियों की तरह ही होती हैं, इनको भी PPR बीमारी होती है, जिसमें कि मैंने बताया कि अभी इसमें बुखार काफ़ी हो जाता है, 105 से 106 डिग्री बुखार हो जाता है, अंदर का तलवा जो है इसमें घाव बन जाता है, पक जाता है। तो घाव को जो है फिटकरी से धोना चाहिए, लाल दवा से धोना चाहिए, और PPR का टीका ही सबसे बड़ा इसका उपाय है बचाने का। तो इसको प्रति वर्ष जो है इसी महीने में PPR, इंटेरोटॉक्सिमिया, खुरपका, मुँहपका, गला घोंटू, इन सब का जो है टीका आप अगर एक बार गर्मी के दिन में लगवा लेते हैं तो इससे जो है हमारी भेड़ों को जो है बीमारियों से बचाया जा सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय किसान कम पूंजी और थोड़ी सी मेहनत लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी बैकयार्ड मुर्गी पालन को शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन करना लाभकारी है। तो आप किस प्रकार से करें मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन, और ये किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, चलिए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र कुमार से। मुर्गी पालन में हमने एक ये प्रतापधन ब्रीड जो उदयपुर से निकली है, एमपीटी से निकली है, उसके डे ओल्ड चिक्स यहाँ पे लाए थे, और उसके किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फायदेमंद है। मुर्गी पालन को लाभकारी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक लंबे समय से प्रयासरत थे। इन वैज्ञानिकों ने मुर्गी पालकों से राय ली, उनकी समस्याओं को समझा और एक विस्तृत सर्वे से निष्कर्ष निकाला कि अगर मुर्गी की एक उन्नत संकर नस्ल विकसित की जाए तो मुर्गी पालन के प्रति किसानों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। सर्वे में उन्नत नस्ल की मुर्गी विकसित करने के लिए कुछ खास बातें सामने आई, जैसे मुर्गी बहुरंगी होनी चाहिए, उसकी टांगे लंबी और पंख मजबूत होने चाहिए ताकि वो खुद को अपने शत्रुओं से बचा सके, घर के आसपास घूमकर अपना पेट भर सके, जिसमें बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य मुर्गियों से अधिक हो, साथ ही जो भूरे अंडे दे तथा उसमें अंडे सेने की क्षमता हो। बैकयार्ड मुर्गी की उन्नत प्रजाति तैयार करना एक उद्देश्य था। यहाँ केवल देशी मुर्गियों का मुख्य रूप से पालन किया जाता है। अंडों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ये सर्वे किया कि इस तरह की मुर्गी का विकास किया जाए जो अंडे भी दे और साथ ही मांस भी अधिक दे, जिससे मांस की उपलब्धता बढ़ जाए। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से मुर्गी की 3 नस्लों के क्रॉस से द्विकाजी उन्नत नस्ल विकसित की, जिसका नाम रखा गया प्रतापधन।
जो ये बैकयार्ड के लिए पोल्ट्री के लिए ये प्रतापधन है, इसके लिए 3 ब्रीड हैं। 3 ब्रीडों को मिला के इसका ये नई ब्रीड निकाली थी। इसके अंदर ब्रॉयलर जो मीट पर्पज़ के लिए काम में आता है, देसी इसके साथ में इसका देसी से क्रॉस कराया गया है। देसी के साथ में एक RIR ब्रीड है, उसका क्रॉस कराया है। तो RIR ब्रीड का इसलिए कराया कि इसका देसी का जो एग प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो इसका एग प्रोडक्शन पर ईयर 160 इसके एग प्रोडक्शन है। बाकी देसी का 50 से लेकर 60 तक एग प्रोडक्शन रहता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड है। प्रतापधन की इस मुर्गी की अनेक विशेषताएं भी हैं। जैसे ये मुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे व पंख मजबूत होने के कारण शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देशी अंडों जैसे हल्का भूरा है तथा मुर्गियों में अंडे सेने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर भी अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक है। अगर किसान भाई इसको बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में अगर काम में लेते हैं तो इसके लिए मिनिमम दिन में अगर आप ये फील्ड में इजीली ये घूम सकते हैं, फील्ड में भी रह सकते हैं। नाइट के लिए इसको 1 by 1 का आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा, जिसको आम भाषा में दबड़ा बोलते हैं, इसको रुकने के लिए। तो वो एक अपन इसको बना सकते हैं एक मुर्गी के लिए। अगर अपने पास ज़्यादा मुर्गी हैं तो उसी हिसाब से उस एरिया को अपन बढ़ा सकते हैं। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। जो हमने ये डे ओल्ड लिए थे, इसकी कॉस्ट आई थी डे ओल्ड की 35 रुपये पर बर्ड। 35 रुपये के हिसाब से हमारे को डे ओल्ड बर्ड्स वहाँ से परचेज किए थे। जो चिक्स हैं उनका फीड कंजप्शन, जो ये दाना, ये जो इसको दाना देते हैं, वो एवरेज ये 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक पर डे इनका कंजप्शन आता है। और इसका फीड कंजप्शन 35 ग्राम पर डे आता है। तो 35 ग्राम पर डे के हिसाब से 300 दिन में अगर इसको अपन लें तो ये 9 किलो के आसपास इसका फीड कंजप्शन आता है। एवरेज फीड कंजप्शन अगर देखा जाए तो इसकी रेट आती है 200 रुपये के आसपास। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं। लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। 200 रुपये अगर फीड खिलाते हैं इसको, इसके बाद में इसका एग जो अंडा आता है, अंडे को अगर अपन मार्केट में बेचते हैं तो देसी का अंडा इनकम आ सकती है इसकी। तो एग की आ गई। और अगर मेल को अगर अपन निकालते हैं तो इसके एग की जो मेल है इसके 2.5 किलो के आसपास इसका जो वेट आ गया। अगर इस वेट को इसको देखा जाए तो ये मार्केट में इसकी कॉस्ट है वो अभी अगर देसी के हिसाब से अपन देखें तो 900 से लेके 1000 रुपये पर बर्ड के हिसाब से ये मार्केट में निकल सकता है। तो अगर एक बर्ड की भी देखें अपन बात करें तो 1000 रुपये का अगर आपका मेल निकलता है तो 1000 रुपये वो आ जाएंगे। प्लस एग प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पर बर्ड से आपका एग के हिसाब से आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। किसानों को सजेशन ये है कि अगर किसान अपनाते हैं, इसको अगर पालते हैं तो ये मोर प्रॉफिटेबल है। अगर ब्रॉयलर को देखा जाए तो ब्रॉयलर को अगर अपन पालते हैं तो ब्रॉयलर की रेट मार्केट में 200 रुपये के आसपास आपका बर्ड बिकता है। और ये ही उसी कॉस्ट के अगर इसकी जो लागत है वही लागत में ये इसका आपकी कॉस्ट है, आपको 1000 रुपये के आसपास इसकी इनकम आपको मिल जाएगी इससे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मंदुरी, जिला आजमगढ़ के कृषक सुशांत राय ने। यह धान की फसल में लगने वाले खैरा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुशांत राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
इस समय जो धान हमारा लगाने का समय ही चल रहा हैगा और कुछ लोग लगा गए हैं। धान जो खेरा रोग आता है वो जिंक की कमी से आता है। जो जस्ता होता है वो जब हमारी मिट्टी में कम होता है तो ये रोग आता है। इस रोग के लक्षण ये होते हैं कि पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का पीले पीले रंग के धब्बा बनने लगता है और वो बाद में कत्थई सा होने लगता है अंदर से, और वो कई बार ऐसा होता है कि ये जड़ तक कत्थई आपको निशान दिखाई देने लग जाते हैंगे। इससे क्या होता है कि पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है, पौधे की जो लंबाई है वो कम रह जाती है और उसके अंदर जो कल्लों का फुटाव होता है वो भी काफी कम होता है। तो इससे उत्पादन पर काफी असर पड़ता है। किसी भी फसल के लिए जिंक एक जरूरी तत्व है जो प्रायः मृदा में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, लेकिन लगातार फसलें उगाने की वजह से मृदा में इस तत्व की कमी देखी जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए ऊपर से जिंक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसे प्रयोग करने का सबसे उचित समय बुआई या रोपाई से पहले का ही होता है। लेकिन अक्सर जल्दबाजी में खेत की तैयारी के समय किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो किसान पूर्व में जिंक तत्व का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, वे खड़ी फसल में इसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। तो जिंक की कमी अगर है, दिख रहा है उसको, नर्सरी में भी दिख जाती है, तो हमको जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं। 5 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो बुझा हुआ चूना लेंगे। 1000 लीटर पानी में घोल बना करके हम एक हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उसका 10-10 दिन के अंतराल के में हम 2 बार स्प्रे करेंगे तो जस्ते की पूर्ति हो जाती है। अगर किसी किसान भाई के पास बुझा हुआ चूना ना हो तो उस समय में वो यूरिया का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी जगह वो यूरिया ले ले और यूरिया के साथ जिंक सल्फेट और पानी का घोल बना करके स्प्रे कर सकता है। हमें देख लेना चाहिए, अगर हमने जो भी फसल हम लगा रहे हैं, इससे पहले वाली फसल जो हमने लगाई है तो उसमें अगर हमने जिंक दिया है तो ऐसा कमी नहीं आएगी, क्योंकि जिंक जो है वो 5% ही हमारा पौधा एब्जॉर्ब करता है, 5% हमारा सॉइल में रह जाता है। तो उसको अगर वो अवेलेबल है तो पौधा उसको ले लेता है। और जिंक को जब भी खड़ी फसल में कभी भी हमारे किसान भाई डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे ही यूरिया में मिला के डाल देते हैं। तो यूरिया में मिला के ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा उसका खड़ी फसल पे जब भी हो तो घोल बना करके ही स्प्रे करना चाहिए, तो ही उसको पौधा प्राप्त कर पाता है और उसमें जिंक की कमी दूर हो पाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।